देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। कंफर्म कर दो इन्हें। यस मैम, यस मैम। अच्छा देखो हम लोग सील ऑन अप्रूवल बेसिस इस क्लास में लास्ट 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 5 to 6। ये वाला भी 5 to 6 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, ये इन्वेंट्री, ठीक है। नहीं ये शायद 10 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है, देख के बता देंगे, ठीक है। वो तो 5 मार्क्स का ही था। तो इन्वेंट्री जो है ये वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो देखो इसमें हमें कुछ डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं करना है, ठीक है। मतलब कुछ अकाउंट लेजर ये सब नहीं प्रिपेयर करना है। तो यहाँ क्या पूछा जाएगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है देखो स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या पता करना है, देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है वो हमें समझाया जाएगा, इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का क्या क्या टेक्निक होता है वो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा मेनली, ठीक है। जैसे कि ये देखो फीफो, एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज, ठीक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग को सीखना क्या है, बेसिकली हम लोग को सीखना है कि जो इन्वेंट्रीज है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इस चैप्टर में हमें वही सीखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट, गुड्स लाइन अनसोल्ड। जो स्टॉक अनसोल्ड है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास अनसोल्ड आइटम पड़ा हुआ है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। यही तो बात होता है ना। देखो जो हम लोग के पास बचा हुआ चीज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर जो है मतलब प्रोडक्ट बिजनेस का बात हो रहा है, सर्विस बिजनेस का नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ स्टॉक हम लोग के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कुछ भी आइटम हम लोग के पास पड़ा हुआ है जो हम लोग सेल नहीं कर पाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक जो है पहले यूज होता था, इन्वेंट्री अभी ज्यादा ये लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बोलना चाहिए, मैंने जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे करवाया तब भी मैंने इन्वेंट्री वाला लैंग्वेज ही यूज किया है, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री जो है ये 2 टाइप होता है, ठीक है। इन्वेंट्री 2 टाइप होता है, एक होता है हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग। हम लोग बोलते हैं ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री जो चाहो लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर स्टॉक लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज है। हम लोग को इसका क्या करके देना है इस चैप्टर में, वैल्यूएशंस, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट, कैसे वैल्यू होगा, वैल्यू होगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एनआरवी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये कहां पर बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, शायद किसी चैप्टर में, आई थिंक मुझे जितना लग रहा है डिप्रिसिएशन या किसी में, ये बात मैंने एक बार तुम लोग को बताया भी था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमें बोलता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब ये एनआरवी का मतलब क्या है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब जैसे मान लो हम लोगों ने एक स्टॉक खरीदा है जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट है 100 रुपीज। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी कुछ सेल करना चाहते हैं तो हमें तो परचेस करना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो तुम लोग या फिर हम अपने ऊपर ही लेते हैं, देखो जैसे मान लो मेरा एक जो है स्टेशनरी दुकान है, ठीक है, जहां पर स्टेशनरी शॉप है स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है। तो मान लो बुक्स मिलता है, पेन मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। तो एक मान लो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने कैलकुलेटर खरीदा 350 से, ठीक है, और मैंने डिसाइड किया है उसे हम सेल करेंगे कितने में, हम उसे सेल करेंगे सपोज 350 में परचेस किया और उसे हम सेल करेंगे 50 रुपीज प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो ये सेल करने का मैंने डिसाइड किया है 400 पे, ठीक है, 400 पे सेल करने का डिसाइड किया है।
तो ये 400 क्या हो जाएगा हम लोग का सेल वैल्यू हो गया। अच्छा, तो 400 हम लोग का सेल वैल्यू हो गया। ये क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। और ये फिर क्या है, ये है हम लोग का कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जितने से हम लोगों ने उसको परचेज किया, मतलब हम लोग का लागत, मतलब इसे हिंदी में अगर बोले तो लागत हो गया, ठीक है। कि कितना पैसा लगाया बिजनेस में, एक कैलकुलेटर पे 350 लगाया, 400 रिटर्न मिला, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट, ये हो गया हम लोग का सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कैसे निकलता है, कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, जितना प्रॉफिट लगाओगे फिर सेल कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट में सेल करें, देखो नॉर्मली तो हम लोग चाहेंगे प्रॉफिट में ही सेल करें, कौन चाहेगा कि लॉस में सेल करें, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है इतने में सेल कर दिया। अब हम कैलकुलेटर भी रखते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कैलकुलेटर परचेज किया। पहले हम कैलकुलेटर नहीं रखते थे, लोगों को नहीं पता था कि हम कैलकुलेटर भी रखते हैं, सबको पता था कि सिर्फ पेन और बुक ये सभी मिलता है, कॉपी वगैरह। तो मुझे एक एडवर्टाइज का जरूरत हुआ, मुझे लगा कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, किस बात का, कि मेरे पास कैलकुलेटर भी है, लोगों को ये पता तो चलना चाहिए कि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है, कि मेरे मेरे शॉप में जो है कैलकुलेटर भी बिकता है, ताकि लोगों को पता चले। और इस एडवर्टाइजमेंट करने पे मेरा खर्चा आया, सपोज हम ये एक ही कैलकुलेटर पे बताते, ठीक है, 5 रुपीज का एक्सपेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट का मैंने 5 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ बोल सकते हो, मेरा प्रॉफिट अब कितना हुआ, पहले मुझे प्रोडक्ट बेच के 45 रुपीज हुआ प्रॉफिट। 45, करेक्ट। तो मेरा अभी प्रॉफिट जो है इस ये कितना हो गया 45, पहले 50 था, ठीक है। यहाँ पर लिख के दिखा देते कैसे आया, पहले तो 50 दिख रहा था, लेकिन 5 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का भी तो खर्चा कर दिया, तो अभी मेरा प्रॉफिट निकल के आया 45। तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। बोल सकते हो ये प्रॉफिट का नाम क्या है, ये प्रॉफिट का नाम क्या है, बोल सकते हो। फाइनल अकाउंट्स में एक बार ध्यान दो, फाइनल अकाउंट्स में 2 तरीके का प्रॉफिट निकलता है, बोलो कौन सा क्या प्रॉफिट है। 50 वाला है ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट, और और ये ये वाला वाला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब एक्चुअली कैलकुलेटर बेच के मेरा प्रॉफिट कितना आया 45, ठीक है, प्रॉफिट मेरा आया 45। तो इसका मतलब अगर मुझे ये पता करने बोले कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आया, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखो मेरा कॉस्ट इतना है 350, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये जो है कॉस्ट और एनआरवी, अब 350 मेरा कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, मैंने सेल किया है 400 पे, ये देखो सेल वैल्यू है मेरा 400, और उस पे मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया मेरा यहाँ पर हो जाता है 5 रुपीज, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया 395। और नहीं, एक्चुअली ना एक एक सेकंड रुको, ये तो ये मैंने पॉइंट ठीक ही बोला है, इसका यूज हम बता देते हैं। देखो ये वाला पॉइंट भी बताएंगे, ये S2 वाला, पहले इसका यूज बता देते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बोला। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट निकल के आएगा, वो समझा देते हैं। अब देखो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल भी निकाल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम वो वाला पॉइंट भी बता रहे हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, ये दोनों पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाई सेल्स, सॉरी प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। अगर 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस एग्जांपल से प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट है 50, यहाँ पर हमें 50 लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट का बात हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 350 इंटू 100, ठीक है। इससे हमें मिल जाएगा कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया, तो 50 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100, तो कुछ पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मेरे डेटा के लिए आ रहा है 14.28%, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 14.29% अप्रोक्स, ठीक है। मैंने 9 कर दिया क्योंकि 8 के बाद 5 है। और अगर पूछे कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, तो प्रॉफिट फिक्स्ड है, प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो 50 है, लेकिन सेल पे कितना है, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100,
ठीक है, तो 12.5%। तो ये पॉइंट जो है ये क्वेश्चन को करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सीख चुके हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे ये हम लोग का और एक पॉइंट देखो, हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा कि ये पॉइंट तो मेरा थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ये फोर्थ नंबर पॉइंट पे एक चीज लिख देते हैं। देखो फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसको जो है चेंज करके हम लोग कॉस्ट इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। कॉस्ट का मतलब हो जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट, कितना बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो पता करने के लिए सेल से प्रॉफिट हटाएंगे तो वो पता चल जाएगा। कितना प्रॉफिट कमाया है ये अगर पता करना है तो सेल से कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला कुछ है, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। इसको जस्ट हम लोगों ने चेंज करके हर एक पॉइंट को फाइंड आउट करने का कोशिश किया कि सेल कैसे फाइंड आउट होता है, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। और वो इस एग्जाम्पल में हमारा काम आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको फोर्थ नंबर दे देते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ना फोर्थ एग्जाम्पल जो है फोर्थ नंबर पॉइंट पे दे दिया है, इस पे नहीं दिया है, इस पे दे देते हैं। ठीक है, नेट रिलेशन वैल्यू भी समझा देते हैं पहले, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया तो इससे मेरा ये बन के आता है। ठीक है, और इससे और क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकाला। अगर इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा और अगर हमें क्वेश्चन में मान लो ऐसा दिया हुआ है, सिर्फ बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल नहीं बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोला है। मेरा बात समझो, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऑन सेल अगर बता देता है तो पता है प्रॉफिट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हम लोग को सिर्फ बता दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये कुछ नहीं बता रहा है तो इफ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, profit percentage given but it is not mentioned that whether it is on cost or on sales, we should take it on sale। ये पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तब तो ये निकल के आता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लैंग्वेज बताया है और कुछ नहीं बोला है ऑन कॉस्ट और ऑन सेल, तो हम लोग हमेशा मानेंगे ये सेल पे है। ठीक है, हमेशा मानेंगे ये सेल पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आएगा कि जहां पर हमें बोलेगा नहीं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखवाते हैं, उसके बाद वो फोर्थ नंबर भी समझाएंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कितने तरीके से होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्या क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मेथड ही तो सीखना है। तो इन्वेंट्री को दो तरीके से वैल्यू किया जा सकता है। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अच्छा ये देखो यहाँ शायद चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें मिलेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि फीफो। अच्छा और आ जाएगा वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, और यहां पर आ जाएगा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एडजस्टेड
सेलिंग प्राइस मेथड। तो आज हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे? आज हम लोग ये वाला सीखेंगे, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन आता है, ये भी सीखना पड़ेगा क्योंकि है हमारे सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन कम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो अलग अलग पार्ट में किया हुआ है। ये देखो हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और इन्होंने फीफो लिफो, अच्छा लिफो नहीं लिखा ना मैंने, लिफो भी लिख लेते हैं। फीफो लिफो वेटेड एवरेज, और एक मैंने सिंपल एवरेज भी लिखा है शायद, हाँ ये यहाँ दिया है कि नहीं पता, लेकिन सिंपल एवरेज से भी होता है तो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के रखो। और यहाँ पर लिखेंगे लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हम लोग एंड में पढ़ेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो। और अगर ये वाला पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, मैंने लिखवा दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इन्होंने भी लिखा हुआ है फीफो लिफो वेटेड एवरेज। ठीक है, ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का ही पार्ट है, लेकिन इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, इतना जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली AS2 का पूरा डिटेल्स के ऊपर यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिर्फ ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है वो पता करना है। अब इंटरचेंजेबल नॉन इंटरचेंजेबल क्या होता है, इसके लिए AS2 पूरा हमें चाहिए, जो कि तुम लोग के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरचेंजेबल का मतलब हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये देखो, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि क्या है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, अगर हम लोग स्पेसिफिकली हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसमें जो मेथड फॉलो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और ये जो है जहां पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली जो ग्रोसरी शॉप वगैरह होता है ना, जहां पर इतने सारे आइटम होते हैं, एक तो बिस्किट से इतने सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, नूडल्स होते हैं, शैम्पू होता है, बहुत सारी चीज होते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये पूरा AS2 के ऊपर एक फंडा है, तो वो तुम लोग इंटर में जाओगे तब जरूर पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये मेथड का पता होना चाहिए। अब इसमें से सिंपल एवरेज मैंने लिखा है, मैट पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन होगा वही कर लेंगे। मुझे लगता है एक क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे जितना लग रहा है। और ये वाला आज हम लोग करेंगे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हमें कैलकुलेट करना है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब देखो हम ये वाला पॉइंट भी बता देते, कॉस्ट और NRV, ये देखो कैलकुलेटर का कॉस्ट कितना था 350। ठीक है, NRV का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें कितना मिला। ठीक है, तो हम लोगों ने 400 में सेल किया और हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो आया 45। ठीक है, 400 में सेल किया, इसमें 50 प्रॉफिट है और 5 रुपीज प्रॉफिट है, तो इसको लेस कर देते हैं। ये देखो 400 माइनस 55, ठीक है, तो 345 हो गया। तो ये देखो 345 हो गया। तो अगर हमें पूछा जाए कि कैलकुलेटर का कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, एक कैलकुलेटर बेच के हमें इतना मिल रहा है, तो ये देखो एक कैलकुलेटर बेच के अगर हमें इतना मिल रहा है तो ये ना देखो लॉस में हो रहा है बेसिकली। मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से देखो तो लॉस नहीं है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 350 का कैलकुलेटर, ठीक है, उसको हम लोग बेच रहे हैं 400 में, तो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है 50। ठीक है, अच्छा ये मैंने 400 से क्या किया है 50 हटा दिया है, तो ये कितना हो गया कॉस्ट। ठीक है, 350 लगाया था बिजनेस में, ठीक है, और उससे हम लोगों ने कितना उसमें और भी ये 350 के कैलकुलेटर को 50 प्रॉफिट में बेचने के लिए हम लोगों ने 5 रुपीज का एक्सपेंस भी किया। बात समझो, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, मतलब इसे इस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, मेरा एक्सपेंस कितना हो गया 350 प्लस 5, ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कैलकुलेटर खरीदा 350 में और उसको बेचने के लिए 355 रुपीज, मतलब 5 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट किया, तो 355 रुपीज का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया और अर्न किया है मैंने 400। ठीक है, तो प्रॉफिट 45 निकल के आ रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें देखना है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आया, तो 400 माइनस यहां से कितना हो जाएगा 50, ठीक है, माइनस हो जाएगा 5, तो ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 50 माइनस 5, तो ये आ गया 345। तो इसका कॉस्ट अगर हमें रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो ये कॉस्ट इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, जो लोअर वैल्यू होगा उसी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, मतलब अगर कैलकुलेटर का हमें स्टॉक का वैल्यू करना है तो वो हो जाएगा 345 पे, क्योंकि वो NRV से जो NRV जो है वो कॉस्ट से कम आया है, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल करके हमें क्या मिला। ठीक है, तो सेल हम लोगों ने कितने में किया
400 में किया, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पर 400 हुआ, यहाँ से 5 लेस होगा, 5 लेस होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, 400 से मेरा 5 लेस होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे 400 नहीं मिला सेल करके, मुझे एक्चुअली कितना मिला 395, थोड़ा सा गलत हो गया 395। हम लोग प्रॉफिट को लेस नहीं करेंगे, हमें क्या पता करना है, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल, ये देखो ये रियलाइजेबल का मतलब होता है सेल, सेल वैल्यू नेट कितना है, तो सेल वैल्यू ये वाला है 400। अब नेट कैसे निकालेंगे, सेल करवाने से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस अगर है उसे लेस करना है, ठीक है। बात समझ लो एक बार, मैंने पहले थोड़ा सा गलत कर दिया, 50 भी लेस कर दिया तो वो तो प्रॉफिट है। मुझे क्या निकालना है, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 400, बिकॉज रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल वैल्यू। अब मुझे नेट सेल वैल्यू चाहिए, मतलब सेल से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है सेल करवाने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट, तो 5 रुपीज, तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना निकल के आया 395, ठीक है। ये वाला होता है, वो वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, उसको छोड़ो। 395 हो गया मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट मेरा लोअर है, इसका मतलब मेरा जो स्टॉक टेकिंग है वो 350 में होना चाहिए, ठीक है। यही चीज का मतलब होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब ये नहीं है कि उससे प्रॉफिट लेस कर दो, एनआरवी का मतलब ये होता है कि जो सेल वैल्यू है उसको नेट करो। नेट करने का मतलब है सेल करवाने का जो खर्चा है, अगर मतलब बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसे बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस करना है, वो लेस करने से मिल जाएगा एनआरवी, ठीक है। फिर हमें चेक करना होता है एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, उस पे हमें स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग के पास अवेलेबल है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आइदर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूले का जरूरत होता है। तो ये हो गया, हम 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम देखो फॉर्मूला लिखवा देते हैं लेकिन हम समझा देंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको ऐसे ब्रैकेट में करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्या इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोगों ने कभी किया है, शायद नहीं किया ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो ये वाला जो है ये तो ऐसे ही रहने दो, इसका यूज हम लोग करेंगे, लेकिन हम इस चीज को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो तुम लोग कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट। मैम एक बार लास्ट स्लाइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये किस में लिखते हैं, ये लिखते हैं कॉस्ट में, ठीक है। ये किस में लिखते हैं, कॉस्ट में लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कुछ परचेस करते हैं तो उसे लिख देते हैं टू परचेस बोल के, वो भी किस में दिखता है, कॉस्ट में दिखता है। कॉस्ट मतलब जितने से हम लोगों ने वो सारे स्टॉक को परचेस किया था वो कॉस्ट, जैसे भी कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल लिया। अब मान लो यहाँ पर लिखते हैं वेजेस, वेजेस क्या है, वेजेस पे कॉस्ट में लिखते हैं ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग में ही वेजेस लिखा जाता है, पीएल में नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये वेजेस अगर स्टॉक को गोडाउन तक, देखो अप टू गोडाउन तक जितने भी खर्चे हैं वो ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग में क्या लिखा जाता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिखा जाता है, ठीक है। तो वेजेस लिख दिया, इसके अलावा भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये कुछ आइटम लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेल्स, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये सेल्स किस में होता है, ये लिखते हैं ये सेल्स होता है सेल्स वैल्यू में, मतलब सेल्स वैल्यू में मतलब ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में होता है, ठीक है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में होता है। फिर यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके आता है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अगर रहेगा तभी लिखेंगे, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन हम मान रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक किस में लिखते हैं, कॉस्ट में लिखते हैं। और यहाँ पर क्या निकल के आता है, सपोज कि प्रॉफिट हुआ है, अभी लॉस का कंसेप्ट नहीं लगा रहे, बिजनेस में लॉस कौन चाहता है, सभी चाहते हैं कि प्रॉफिट ही हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
अब ये किस में रहता है, ये प्रॉफिट एलिमेंट में रहता है, मतलब प्रॉफिट जितना होगा उतना, और हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से होता है। अच्छा, अब नॉर्मली देखो, अगर तुम लोग जब 11 में ऐसा क्वेश्चन करते थे तो तुम लोग हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालते थे, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, अभी हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू है वो निकालना है, मतलब यहाँ पर कितने का क्लोजिंग स्टॉक लिखे वो कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग ये सारे चीजों को ऐड करके इससे लेस कर दे तो ये लेजर के हिसाब से देखो ये बैलेंस करके आ जाएगा। सपोज मेरे पास ये सारे डेटा गिवन है, तो हम ये सबको ऐड करके अगर यहां से लेस कर देते हैं तो मेरे पास बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है, ठीक है। या फिर मतलब जिधर ज्यादा होगा ना, मतलब लेजर टोटल करके जिधर ज्यादा होगा उधर। तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास क्या है, ये कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज है, ये वेजेस है, ठीक है। अच्छा, ये सेल्स वैल्यू में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वही प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल के इधर दिख रहा है, सोचो ये ही वाला प्रॉफिट तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट बोल के दिख रहा है, ठीक है। तो अगर सेल से हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेल से अगर प्रॉफिट को लेस कर देते हो तो कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने लिखवाया भी था, ये देखो सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो कॉस्ट निकल के आएगा, ये वाला देखो इधर उधर करके मैंने लिख के दिखाया ना, सेल से अगर प्रॉफिट को लेस कर देते हैं कॉस्ट निकल के आएगा। जैसे 350 से अगर हम लोग 400 से 50 लेस कर देते हैं 350 निकल के आएगा जो कैलकुलेटर का कॉस्ट था। तो इसका मतलब इसका नाम कॉस्ट के जगह हम लोग कुछ और भी तो रख सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट नहीं रख के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर कभी कभी इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या नया नाम है, क्या नया नाम नहीं है, देखो इसको पढ़ने से ही समझ में आएगा। ये जो सेल्स है इससे अगर हम लोग प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हम लोग के पास निकल के आता है कॉस्ट, लेकिन हम बोल रहे हैं इसका नाम कॉस्ट के जगह कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं, मतलब कुछ इलेबोरेटिव वे में रखते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, नाम कॉस्ट रखा है, लेकिन किसका कॉस्ट निकाला है, जो प्रोडक्ट सेल हो गया, तभी तो यहाँ पर सेल बोल के दिख रहा है, इसीलिए नाम क्या रख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब है सेल का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गए उसका कॉस्ट क्या है। नाम कॉस्ट ही है, लेकिन कुछ ऐसा क्यों ना लिखे ताकि समझ में आए कि ये भी तो कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, लेकिन ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट सेल हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे ये दोनों में थोड़ा सा टेक्निक मतलब चेंजेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक छोटा सा फर्क होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क ये होता है, जब इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह का खर्चा ऐड हो जाता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो हम लोग उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें उतने का जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली कॉस्टिंग का पार्ट है, ये तुम लोग इंटर में कॉस्टिंग में भी देखोगे, ठीक है। तो अभी हमें जितना चाहिए हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पर अभी मान के चलते दोनों का मतलब सेम ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका कॉस्ट, या फिर जो प्रोडक्ट सेल हो चुका है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे हम लोग को कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे वेजेस लिया है और इससे माइनस कर दिया है, ये सारे टोटल से मैंने माइनस कर दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिलेगा, इससे इसको लेस करने से पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो देखो लेजर पोस्टिंग से ही पता चल रहा है, अगर हम ये दोनों को पहले ही लेस कर लेते हैं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये पूरे टोटल से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ही मिलेगा। अब इसको हम और थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये मान लो गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन है जहां पर हम लोग का स्टॉक रहता है। तो क्या क्या स्टॉक है हम लोग के पास, सपोज हम लोग के पास स्टॉक है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 रेड कलर का जो है 5 स्टॉक है, ठीक है, और ब्लू कलर का दिखा देते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी एक और एक स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तरीके का स्टॉक है हम लोग के पास। ये जो है ये हम लोग मान लेते हैं पहले से हम लोग के पास था, ये ओपनिंग स्टॉक है। ये जो पोर्शन है ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और ये परचेज है, ऐसे लिख देते हैं, ये पहले से हम लोग के पास अवेलेबल था और ये स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया, ठीक है। अब हम लोगों के पास कितना स्टॉक था पहले से? 5 यूनिट था। मान लो ये 5 यूनिट है और ये जो है 5 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके है, यानी हम लोग के पास 50 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मैंने वैल्यूएशन किया अपने हिसाब से, मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। और परचेज जो हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परचेज हुआ है 10 यूनिट एट द रेट ऑफ, मान लो ये है 12 रुपीज करके, यानी 120 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक परचेज किया है। तो ये हम लोगों ने क्या बताया? अपना परचेज कॉस्ट। तो ये सब क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। ये भी क्या है? कॉस्ट है। इतने से हम लोगों ने खरीदा था, जो कि जिसमें से ये बचा हुआ है, इतने से हम लोगों ने अभी खरीदा है, ये परचेज, ये ओपनिंग स्टॉक। अब हम लोग को क्या करना है? कुछ सेल भी तो करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। तो सेल कर देते हैं। अब सेल कितना हुआ है? मान लेते हैं कि यहां से हम लोग का सेल हुआ है ये 2 यूनिट रेड कलर वाला और ये ब्लू कलर वाला, यहाँ पर 4 यूनिट, ठीक है। इतना हम लोग का हो चुका है सेल। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया है? सेल हो गया है। तो यहाँ पर सेल, सेल बोल के लिख देते हैं। अच्छा, अब सेल होने के बाद गोडाउन में कितना बचेगा? ये देखो, हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर गोडाउन, ठीक है, गोडाउन में कितना स्टॉक बचेगा? अगर ये रेड वाला हम लोग का 2 यूनिट चला गया है तो यहाँ पर 3 यूनिट बचेगा, और ये ब्लू वाला अगर हम लोग का 4 यूनिट चला गया है तो 6 यूनिट बचेगा, क्योंकि 10 यूनिट था, ठीक है। अच्छा, अगर ये बचा हुआ है, अब इसका अगर हमें पूछे वैल्यू कितना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका वैल्यू कितना है? तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3 यूनिट बचा हुआ है एट द रेट ऑफ कितना करके? 10 करके 30। और यहां पर अगर देखें तो ये कितना सारा बचा हुआ है? ये बचा हुआ है 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 करके 72 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने ड्रॉ करके देख लिया। अब सेल देखो, सेल जब होगा तो वो तो प्रॉफिट लगा के ही होगा। तो मान लेते हैं ये, इस पे हम लोग जो है प्रॉफिट कमाते 1 रुपीज करके, ठीक है। तो ये सेल कर दिया है हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 11, और ये जो है ये सेल किया है हम लोगों ने एट द रेट ऑफ जो है 14 करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14 करके। तो सेल वैल्यू कितना निकल के आएगा? इसका सेल वैल्यू निकल के आ गया 11 इंटू 2 22 रुपीज, और इसका सेल वैल्यू निकल के आ गया 4 इंटू 14 56, ठीक है, 56 रुपीज। ये सब क्या है? रुपीज है। क्या इसको अगर हम लोग ट्रेडिंग में प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, ट्रेडिंग में भी आएगा। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। ये देखो, ट्रेडिंग में अगर हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, तो नॉर्मली ट्रेडिंग में तो रुपीज लिखा जाता है। कितना है? 50। टू परचेज, हम लोगों ने कितना स्टॉक परचेज किया है? 120 का, ठीक है। सेल कितने का किया है? बाई सेल्स बोल के लिख देंगे 22 प्लस 56, 22 प्लस 56 दोनों का टोटल कर लेते हैं 87। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। हम प्रॉफिट लिख के दिखाते, प्रॉफिट कितना है? ये देखो 10 एट द रेट ऑफ 10 वाला 11 करके बेचा है 2 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? एट द रेट ऑफ 1 करके 2 यूनिट पे, ठीक है। इस ये वाला सेल करके प्रॉफिट कितना हुआ है? ये देखो, ये सेल पे प्रॉफिट हुआ है कितना? प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 1 करके, क्योंकि 10 का चीज हम लोग 11 में बेच रहे हैं, और कितना यूनिट बेचे हैं? 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? ₹2 का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और ये वाला देखो, इस पे प्रॉफिट कितना कमाया है? ये 12 का चीज 14 में बेच रहे हैं, यानी एट द रेट ऑफ 2 करके कितना यूनिट? 4 यूनिट, तो ये कितना हो गया? ₹8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऐड कर दिया, यानी टोटल प्रॉफिट 10 दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया? 180, ठीक है। यहाँ पर 180 लिख दिया। बैलेंस करके निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक और चेक करेंगे कि जो मैंने ड्रॉ करके लिखा क्या 72 मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 180 माइनस 78, तो ये कितना आ गया? 180, एक मिनट, 100, हाँ 180 तो हो रहा है, 180 माइनस 78, तो ये आ रहा है 102 क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 102 हो रहा है कि नहीं चेक करते। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 12, और यहाँ पर हो रहा है
72 और 30, ठीक है, 72 और 30 दिख रहा था, तो 72 प्लस 30 करके देखो 102 ही आ रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ था, मुझे लगा सिर्फ 72 है। 72 प्लस 30 102 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके हम लोगों ने चेक किया, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला, हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस किया, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट किया, माइनस सेल्स किया। क्या किया, ओपनिंग स्टॉक किया, प्लस परचेस किया, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट किया, माइनस क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया, मैंने लिखवाया है ओपनिंग स्टॉक लिखो प्लस परचेस लिखो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था। अगर होता तो हम लोग यहाँ पर वेजेस ऐड कर लेते, इसमें तो कोई इश्यूज नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल को माइनस करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर सेल को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से सेल को माइनस, सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट अगर हट गया तो माइनस क्या हो गया, कॉस्ट, और ये इसका नाम मैंने क्या रखा, जो प्रोडक्ट सेल हो गया उसके कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, उसके कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बनेगा। अब जो है चैप्टर का प्रेजेंटेशन करने का अपना एक तरीका है, तो हम लोग ट्रेडिंग बना के नहीं करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, माइनस कर देंगे, अब डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और इससे माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक्चुअली देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस का मतलब क्या हो जाता है, इसको अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, इसका मतलब हो जाता है कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्यों लिखा मैंने, बताते हैं। देखो ये पूरे पॉइंट को यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सोच के देखो, मेरे पास ये ओपनिंग स्टॉक था, ये परचेस मैंने किया था, तो मेरे पास बेचने के लिए कितना स्टॉक पड़ा हुआ, ये टोटल, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। और उससे जितना सेल हो गया, ये देखो उससे जितना सेल हो गया वो अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये लेस होने से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो पूरा लॉजिक है, ठीक है, इलॉजिकल कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला रटने का भी जरूरत नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का मतलब क्या है, मेरे पास पहले से कोई स्टॉक अगर था और मैंने अगर करेंटली कोई स्टॉक परचेस किया है और उसमें से अगर कुछ स्टॉक बेच दिया है, उसका डिफरेंस ही मेरा निकल के आएगा क्लोजिंग स्टॉक। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर ये मेरा कॉस्ट में है ओपनिंग स्टॉक, परचेस मेरा कॉस्ट में है, डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा कॉस्ट में है, तो ये सेल जो होगा उसे मुझे सेल वैल्यू पे नहीं लेना है, उसे भी मुझे कॉस्ट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि कॉस्ट के साथ कॉस्ट का ही डिफरेंस होगा। जैसे आवर्स के साथ मिनट का डिफरेंस नहीं होता है, जैसे अगर हम लोग 6 आवर्स माइनस कर देते हैं 30 मिनट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे भी हमें मिनट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। वैसे हम लोग ओरली बोल सकते हैं कि इसका मतलब कितना होगा, लेकिन जब मैथमेटिकली अगर देखो तो रुपीस के साथ रुपीस का ही माइनस होता है ना, वैसे कॉस्ट के साथ कॉस्ट का माइनस होगा, सेल वैल्यू का माइनस नहीं होगा, इस वजह से फॉर्मूला ऐसा बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लॉजिकली मैंने ड्रॉ करके भी बताया, समझा के भी बोल दिया कि कैसे करके बनता है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने ये सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी देखो कैसे होगा, इसे फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर एंड ओपनिंग स्टॉक लिख दो, एंड ओपनिंग स्टॉक, तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर ये याद रहता है तो ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, यहाँ इक्वल कर दो, फॉर्मूले को ट्रांसफर कर दो, क्लोजिंग, ये पूरा डेटा इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चला गया सोमनाथ। अच्छा ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये वाला परचेज, ये पूरा ब्रैकेट में जो है हम लिख देते हैं, परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने पूरा उठा के इधर लिख दिया है, ठीक है, और ये इधर ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। लॉजिक भी है, अगर हमें ओपनिंग स्टॉक पता करना है तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, मेरे पास जितना क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था उससे हम माइनस कर देंगे कि मैंने, और ये देखो उससे माइनस बाद में, पहले ये वाला पॉइंट समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ये है और इतना स्टॉक हम लोगों ने बेच दिया है, तो हम लोग के पास टोटल ये और ये स्टॉक रहा होगा, समझ के देखो, मैंने क्या बोला कि हम लोग के पास इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने इतना स्टॉक बेच दिया, जैसे कि ये वाले ड्रॉप पे अगर देखे तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, और हम लोगों ने इतना सारा स्टॉक बेच दिया, यानी ये स्टॉक पहले से हम लोग के पास रहा होगा, तो ये दोनों का ऐड करने से हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक अवेलेबल, जितना स्टॉक अवेलेबल था, ठीक है, और हम लोग के पास परचेस का कोई डिटेल्स होगा जरूर, ठीक है, परचेस का अगर कोई डिटेल्स है, या फिर ये देखो परचेस का डिटेल्स भी हो सकता है, परचेस तो इसमें इंक्लूडेड कर दिया मैंने, परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा ये नहीं किया अभी, तो मैंने ये किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, हम लोग का कितना क्लोजिंग स्टॉक था और कितना हम लोगों का जो है स्टॉक सेल हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये स्टॉक सेल हो गया, अगर क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास ये पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक था। अब स्टॉक कहां से आया होगा, परचेस करके, अब उससे अगर लेस करेंगे परचेस और इसमें डिफरेंस आएगा कि हम लोग के पास ये स्टॉक है और ये हम लोगों ने सेल कर दिया, तो क्या कहां से स्टॉक आया होगा, परचेस करके, और अगर इसमें डिफरेंस दिखेगा तो सिर्फ वो परचेस से नहीं आया है, इसका मतलब बाकी जो है वो ओपनिंग स्टॉक का हिस्सा है, ठीक है, सिर्फ परचेस से नहीं आया, जैसे देखो ये वाले एग्जांपल पे अगर हम बोलना चाहे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग रुपीस में देखें तो 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 102 रुपीज का, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये दोनों का ऐड करके, ठीक है, हम लोग के पास 102 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, हम लोगों ने जो स्टॉक सेल कर दिया उसका कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट यहाँ पर हो गया 78 - 10, ठीक है, 78 - 10 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 68, तो हम लोग के पास कितना 170 रुपीज का स्टॉक था, लेकिन परचेज हमें बोला गया है 120, हम लोगों ने परचेज किया है 120 का स्टॉक, अगर हम लोग के पास 170 का स्टॉक था लेकिन परचेज 120 का ही स्टॉक किया था, फिर 170 का स्टॉक कहां से आया, इसका मतलब परचेज के अलावा भी हमारे पास कोई स्टॉक था, तो ये डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना हो गया 50, तो ये देखो 50 हम लोग के पास, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था, तो ये तो समझने के लिए है, बाकी अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला याद रखते हैं तो इससे हम लोग आसानी से ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का जो है जस्ट एक ओवरव्यू जो हमें चाहिए था वो मैंने बता दिया, देखो स्टॉक रिलेटेड, अब हम लोग एक दो फॉर्मेट बना लेते हैं जिसके बेसिस पे ना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये देखो फॉर्मेट हो जाएगा, पहला कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसी को हम इस टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, जब क्वेश्चन आएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, ठीक है, इसके बाद परचेज, परचेज हमें हमेशा नेट लिखना है, नेट का मतलब अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो वो लेस कर देना है, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐड कर लेंगे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो, मतलब जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, और जो भी अभी अभी हम लोगों ने समझा, ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल स्टॉक, टोटल अवेलेबल, टोटल अवेलेबल स्टॉक, इसको हम ए नाम दे देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है, सेल से अगर प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, ठीक है, तो नेट सेल से करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखते हैं सेल्स नेट, जो भी आएगा उससे हम लोग लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे, बाई चांस अगर लॉस पे सेल हो रहा है तो लॉस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो कॉस्ट पता चलेगा। क्यों, देखो मैंने एक प्रोडक्ट 10 रुपीज में खरीदा, उसे सेल किया 8 में, 10 से खरीदा सेल किया 8 में, तो लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ मेरा 2 रुपीज। तो अगर मेरे पास सेल डेटा अवेलेबल है और लॉस का डेटा अवेलेबल है तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 8 + 2 करके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लॉस होगा तो वो तो हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। अब ये भी हम लोग के 3 कॉलम में चला जाएगा, तो यहां से ये देखो सेल, एक्चुअली इसको ना हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये सेल डेटा को लिख लेंगे, उसमें प्रॉफिट होगा तो लेस कर लेंगे, लॉस होगा तो ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर लिखते हैं टोटल। अब ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको ऑप्शन, इसको नाम दे देता है बी, ऑप्शन नहीं मतलब इसका नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आ गया, जितना स्टॉक अवेलेबल था उसमें से जितना स्टॉक सेल हो गया, दोनों का कॉस्ट, देखो दोनों का कॉस्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर जो मैंने लिखवाया उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया, टोटल अवेलेबल स्टॉक, टोटल स्टॉक जो सेल हो गया उसका कॉस्ट। तो दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कैसे निकलेगा, ए माइनस बी करके, ए माइनस बी करके क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक इसको लिखना है बिफोर, अच्छा ठीक है ये रहने दो, बिफोर एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं, जब जरूरत होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी इतना ही लिखते हैं। और अगर हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने बोले तो फॉर्मेट कैसे होगा वो भी लिखवा देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कैसे करके ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी अभी मैंने यही बताया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे फाइंड आउट किया जाता है तो फिर जस्ट डेटा को इधर उधर लिख के हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस सॉरी प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट एक बार लिखते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल, ये क्यों लिख रहे हैं वो जब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं टोटल। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर टोटल लिखेंगे, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल नॉर्मल पार्ट है तो उसे बाइफरकेट कर लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि हम लोग के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो प्रोडक्ट सेल कर दिया उसका कॉस्ट, वो कैसे निकलता है, सेल से प्रॉफिट को लेस करके। तो सेल क्या लेना है, हमेशा नेट, नेट का मतलब होता है रिटर्न अगर हुआ तो उसे हटा देना है, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर है उसे लेस कर देने पे हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बाई चांस अगर लॉस हुआ है तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है, ऐड करने से कॉस्ट पता चलेगा। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट से कम में हम लोग सेल करते हैं। अब ये जो डेटा निकल के आएगा इसको हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इससे अगर हम लोग परचेज लेस कर देते हैं और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी लेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक
निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। देखो ये क्यों ऐसा हुआ, फिर से एक बार बता देते हैं। हम लोग के पास जितना क्लोजिंग स्टॉक अभी है, जो कि मैंने ये वाला एग्जांपल से बताया, और जितना स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया, हम लोग के पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है और जितना स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया, ये हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ये स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया। ये दोनों ऐड करने से हमें पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना स्टॉक था। ठीक है, तो स्टॉक कहाँ से आता है, परचेस करने से आता है। तो जब हम लोग ये दोनों चीजों को ऐड किए तो हमें पता चल रहा है हम लोग के पास कितना स्टॉक था। अगर यूनिट में ही देखो, देखो यहाँ 4 यूनिट बेचा, यहाँ 2 यूनिट, तो सेल कितना हो गया, 6 यूनिट। ठीक है, अगर यूनिट के हिसाब से देखें, लेकिन हम लोग कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं नॉर्मली, हम यूनिट से समझा रहे, समझने में आसानी होगा। और यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है, 6 7 8 9, क्लोजिंग स्टॉक में 9 यूनिट है। तो हम लोग के पास टोटल कितना स्टॉक रहा होगा, तो 9 + 16, यानी कि हम लोग के पास 17 यूनिट, नहीं 17 नहीं, 15 यूनिट शायद था हम लोग के पास। अब 15 यूनिट कहाँ से आया होगा, परचेस करके, लेकिन परचेस तो हम लोगों ने 10 यूनिट किया, तो 15 यूनिट कहाँ से आया, इसका मतलब परचेस 10 यूनिट किया, तो एक्स्ट्रा जो है वो प्रीवियस स्टॉक का रहा होगा, ये 5 यूनिट। ठीक है, अब यही चीज हमें कॉस्ट में भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, यहाँ पर क्या लिखा, सेल जो है इसका यूनिट, अब इसको हमें कैसे लिखना है, कॉस्ट में लिखना है। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस, देखो वही वाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। अब परचेज में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होता है, तो डायरेक्ट परचेज लेस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये मैंने जस्ट एक बार फॉर्मेट लिखवा दिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेगा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे डायरेक्ट 6 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग पहले सेलिंग प्राइस एडजस्टमेंट वाला मेथड कर रहे हैं, ये आगे फीफो लिफो दिया भाई, वो बाद में करवाएंगे हम। ठीक है, पहले ये वाला। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 6 में, मेसर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस। तो मेसर्स XY एंड Z जो कि रिटेल बिजनेस करते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 जो इनका ईयर एंड है, इस और उस डेट पे कुछ डेटा इन्होंने दिया है। क्या दिया है, गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, इन्होंने सप्लायर से जो स्टॉक रिसीव किया है, मतलब परचेस, गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर का मतलब क्या हो गया, परचेस किया है जो स्टॉक, उसका ये कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट क्यों बोला मैंने, ऑब्वियसली सप्लायर से हम लोग जो खरीद रहे हैं वो हमें प्रॉफिट लगा के बेच रहा है, बात अलग है। जैसे मैंने 350 का कैलकुलेटर खरीदा था, तो मैंने जिससे खरीदा, क्या वो मुझे प्रॉफिट लगा के नहीं बेचा होगा, बेचा होगा, लेकिन मेरे लिए तो वही कॉस्ट है, मेरे लिए तो वो सेल वैल्यू है नहीं। अब बोल रहा है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, बोल रहा है कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स लगना चाहिए। सब्जेक्ट टू का मतलब लगाना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस, जिसका रेट बता दिया, ट्रेड डिस्काउंट 3%, सेल्स टैक्स 11%। अब इसका अप्लाई कैसे करें, ट्रेड डिस्काउंट मतलब है कि जो भी परचेस प्राइस लिखा हुआ है ना पैकेट पे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उस पे जो एमआरपी लिखा हुआ है उससे 3% कम में हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा परचेस प्राइस 3% कम हो जाएगा। और क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स ऐड करना पड़ेगा, टैक्स तो हमें देना पड़ेगा ना, तो टैक्स देने से हमारा परचेस प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब भी हम लोग जो है ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स दिया हुआ रहेगा, सेल्स टैक्स या फिर किसी भी तरीके का टैक्स जो परचेस के ऊपर देना है, तो हम लोग पहले परचेस प्राइस देखेंगे कितना है, वहां से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट परचेस प्राइस। क्योंकि हमें जो सप्लायर है वो तो बोल ही रहा है, देखो इस पे अगर 100 लिखा हुआ भी है तो हम आपको 3 रुपए कम में ये बेचने वाले हैं, क्योंकि मेरा डिस्काउंट चल रहा है, मेरे बिजनेस में डिस्काउंट चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, हम आपको ये 97 में सेल करेंगे। अब आपको इस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, बोल रहा है कि 11% देना पड़ेगा। तो 97 पे 11%, ये रहा 97 पे 11%, तो ये कितना आ गया 10.67। तो टैक्स देना पड़ेगा 10.67, मतलब आपका परचेस प्राइस जो है वो बन जाता है 107.67। ठीक है, ये मैंने 100 पे एग्जांपल दिया। ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले तुम लोग टैक्स लगा दोगे फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, तो गलत हो जाएगा, चेक करके देखो। 100 पे टैक्स लगाओ पहले। ठीक है, ये क्यों गलत है वो समझना भी जरूरी है। टैक्स तो पे करना पड़ेगा इसलिए टैक्स ऐड होगा, 11% का मतलब 11 रुपीज, तो कितना हो गया 111। अब इस पे डिस्काउंट लगाते हैं, कितना डिस्काउंट दे रहा है 3%, तो 111 पे 3% लगा के देखो, 3.33 माइनस
111, तो ये कितना आ गया 107.67। चलो आ तो सेम ही रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, मतलब सही तरीका प्रेजेंटेशन का यही होगा कि पहले हमें डिस्काउंट लेस कर देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट लेस करके हम लोग नेट परचेस प्राइस निकाल लेंगे, फिर उस पे हम लोग जो है टैक्स देंगे। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट पहले लेस करो, क्योंकि टैक्स जो है किस पे देना पड़ता है, जितने पे हम लोगों ने चीजों को खरीदा है। अब हम लोग तो 100 रुपीज पे नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग 100 रुपीज पे नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग खरीदेंगे 97 पे, तो टैक्स भी 97 पे ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अगर डिस्काउंट और टैक्स दोनों बात एक साथ रहेगा तो पहले डिस्काउंट को लेस कर देना है, फिर टैक्स को ऐड करना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बोल रहा है आपको ये प्रोडक्ट पैक करके लेना पड़ेगा और हम भिजवा भी देंगे। कौन बोल रहा है, सप्लायर। लेकिन मुझे इतना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मान गए होंगे, ऑब्वियस बात है, खुद अगर नहीं ला सकते हैं तो पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्जेस लगेगा, चाहे सप्लायर करवा रहा है या फिर कस्टमर खुद परचेस, मतलब मेसर्स XYZ खुद अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे रहा है, वो भी एक ही बात है। देखो मतलब क्या होता है, कभी कभी हमें सप्लायर बोल देता है कि आप हमें 87,500 दे दीजिए, आपका प्रोडक्ट पैक करके ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। और या अगर से जो सप्लायर है वो नहीं करेगा तो कस्टमर खुद करेगा, तो भी सेम ही प्राइस लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाएगा कि मेरा इतने का प्रोडक्ट था, उस पे ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, फिर ये प्राइस पे करेंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट मेरे गोडाउन तक आके पहुंचेगा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेंगे तब मेरे गोडाउन तक आके पहुंचेगा, और तब मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअली परचेस करने में कितना प्राइस लग गया। ठीक है, ये सारी चीजों को जब एडजस्ट करेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, और ये 31 मार्च 2020 में इतने का सेल हुआ है। अब ये जो है सेल वैल्यू में दिखेगा हमेशा, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें है। अब बोल रहे हैं सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेल वैल्यू दे दिया, और हमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करके कॉस्ट को निकाल के देना है। ये देखो मैंने बताया अभी तक क्या क्या मेथड होता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला है कि नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है इसका नाम, लेकिन यहाँ पर बोला है मेथड नहीं, हमें बोला है कि कॉस्ट निकाल के बताओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करके देना है। मेथड बोला है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, तो हम लोग ये वाला करेंगे। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को हटा के एडजस्ट करके बोलो, जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको अगर हम सबसे पहले इसका निकालते हैं कि हम लोग को ये प्रोडक्ट पड़ा कितने का, मतलब परचेस प्राइस हम लोग का कितना हुआ, वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये देखो यहाँ पर फिलहाल हम कोई भी स्ट्रक्चर बिना ही कर रहे, जहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों स्टॉक का बात आएगा ना, वहां पर हम लोग ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉस्ट, ऐसे लिखते हैं कि परचेस करने का कितना कॉस्ट आया, जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा उसका कॉस्ट कितना है। जैसे अगर तुम लोग कुछ भी खरीदते हो, जैसे मान लो एक लैपटॉप खरीद रहे हो, तो टोटल तो करोगे ना कि लैपटॉप का कितना, लैपटॉप में भी लगता है टैक्स वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में टैक्स लगता है, और अगर जहां से ले रहे हो वहां कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं परचेस प्राइस जो बताया सप्लायर ने, परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, ये बता रखा है 15,75,000। फिर बोला कि डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट मिलेगा तो परचेस प्राइस कुछ कम हो जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। देखते हैं कितना होता है। 47,250 माइनस करते हैं। अच्छा, तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसा लग रहा है 15 लाख कितना हो जाएगा, 1575 माइनस 75,500 है शायद। हाँ, ये गलत है। 1575,500 इंटू 3%, 47,265
1528,235, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये हम लोग का निकल के आ रहा है कि हमें लग रहा है कि इतना डिस्काउंट मिलेगा तो इतना पड़ जाएगा, जो प्रोडक्ट खरीदना है उसका इतना प्राइस आ जाएगा। लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने से प्राइस बढ़ेगा, तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा 11%, ठीक है। हमेशा जो नेट परचेज प्राइस होगा उस पे देना पड़ेगा, इस पे नहीं देना है, तो इंटू 11%। तो ये आ रहा है 1,68,100, 5.8 है तो 106 कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1,68,106 प्लस 1575,500, तो ये आ रहा है 17 लाख, फिर से गलत हो गया, 1528,235 प्लस 1,68,106, 16,96,341, इतना हमें परचेज प्राइस पड़ जाएगा। ये हम लोग का आ जाता है नेट परचेज प्राइस, मतलब ओवरऑल सारी चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद हमें सप्लायर को इतना पेमेंट करना पड़ेगा स्टॉक को लेने के लिए। लेकिन इतने से ही नहीं हुआ, अब हमारा इस पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोला, क्योंकि ये पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किए बिना हम लोग प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक नहीं ला सकते। जब तक गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता है सारा खर्चा डायरेक्ट होता है, मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का सारा एक्सपेंसेस हम लोग लिख रहे हैं, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया 87,500 बोला था, चेक कर लेते हैं एक बार, ऐड कर लेते हैं 87,500, तो ये हो गया 17,83,841, 17,83,841, ठीक है। ये क्या हो गया टोटल, इसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ये निकल के आया, मतलब ये इसको अगर ट्रेडिंग में दिखाते हैं, ट्रेडिंग में नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना है। ट्रेडिंग तो बनाने नहीं बोला है ना कि हम लोग ट्रेडिंग अपने मन से लिख दे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू परचेज बोल के यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा। ये इनर कॉलम में 5,75,500, फिर यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा सेल्स टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बोल के लिख देंगे 87,500, और अगर ये कॉलम को ऐड करेंगे, मतलब इधर ऐड करेंगे तो इतना निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब हम लोग को बता क्या रखा है, देखो ये मैंने ट्रेडिंग का बता दिया। अगर हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से समझते हैं तो समझने में थोड़ा सा आसानी होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर टू परचेज बोल के हम लोग कितना लिखेंगे, टू परचेज बोल के हम लोग लिख देंगे, और टू ट्रांसपोर्टेशन टू पैकिंग बोल के, तो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, और परचेज बोल के हम लोग लिख देंगे 16,96,341, ये लिखना चाहिए। देखो बेसिकली हम लोग को ये लिखना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो, बोल रहा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हो जाएगा बाई सेल्स, ठीक है। ये सेल्स बता दिया 22,45,500, और ये बताया है क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है लेकिन उसका सेल वैल्यू बताया है। लेकिन हम लोग को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब अगर सेल करने के बाद हम लोग का कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, सेल करने के बाद अगर हम लोग का कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, अब इसका हमें कॉस्ट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है बट सेल्स वैल्यू पे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हम लोग के पास ये जो टोटल स्टॉक खरीदा है इसको बेचने से हम लोग कितना अर्न कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सेल्स वैल्यूज, सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500, जितना हम लोगों ने सेल कर दिया उसका सेल वैल्यू, और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी हम ऐड कर देते, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा देखो, 2,35,000, ठीक है। ये ऐड करने से मिल जाएगा हम लोग को 500, और ये हो गया 24,80,500, ठीक है। ये क्या आ गया,
सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, जितना उस साल हम लोगों ने सेल किया उसका सेल वैल्यू, और जो बच गया वो अगर बिक जाता उसका सेल्स वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया था उसका सेल वैल्यू इतना है, ये जितना स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया था उसका सेल्स वैल्यू इतना है। ठीक है, इससे ये निकल के आता है। क्या हम लोग का कोई ओपनिंग स्टॉक था? नहीं, क्वेश्चन का तो इंफॉर्मेशन से कुछ लग नहीं रहा है कि ओपनिंग स्टॉक था बोल के। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है हमें क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक ही निकालने के लिए बोला है। तो इसका मतलब हम लोगों ने अभी क्या निकाल लिया? हम लोगों ने ये निकाल लिया कि जितना स्टॉक अवेलेबल था उसका सेल्स वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये है सेल्स वैल्यू 24,80,500 सेल्स वैल्यू फॉर ओवरऑल स्टॉक, और ये हो गया परचेस वैल्यू फॉर ओवरऑल स्टॉक। ठीक है, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? ये हो गया -24,80,500, तो ये आ गया 6,96,659। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में ना जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने ये निकाला कि जितना स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया उसका कॉस्ट इतना है, और जितना स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया उसका सेल वैल्यू इतना है। कैसे पता चला? इसमें से हम लोगों ने जो सेल किया उसका सेल वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें से जो हम लोग सेल नहीं कर पाए जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेल वैल्यू भी बता दिया। मतलब ये पूरा स्टॉक इतने में सेल हो सकता था, यानी कि पूरा स्टॉक को सेल करके हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल्स परसेंटेज में निकाल लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो क्या बेनिफिट होता है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट का परसेंटेज। अब देखो बेनिफिट क्या होगा ये कैलकुलेट करके, डिवाइडेड बाय 24,80,500, तो हम लोगों ने निकाल लिया प्रॉफिट का परसेंटेज 28.09 आएगा। ठीक है, ये देखो 28.085 है, तो हम लोग इसको लिख लेते 28.09% प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता दो। ठीक है, हमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता दो। अब क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास है लेकिन सेल्स वैल्यू में है, तो सेल से प्रॉफिट हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल गया, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ जगह है, नहीं ठीक है पीछे ही दिखा देते, चलो कोई बात नहीं पीछे दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,35,000, लेस कर देंगे प्रॉफिट 28.09%। ये प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लिया है, क्यों? ताकि हम लोग इस पे डायरेक्टली अप्लाई कर सके। तो 2,35,000 पे 28.09, इस पे डायरेक्टली क्यों हम लोग ये परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज ये सेल वैल्यू और ये प्रॉफिट परसेंटेज सेल वैल्यू के ऊपर है। तो 2,35,000 इंटू 28.09%, यानी सेल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 66,001.5 है, तो 12 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2,35,000 माइनस 66,012, तो ये हो गया 1,68,988। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, तुम लोग ऐसे साइड में लिखो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यही हम लोगों से पूछा था। अब देखो इन्होंने किस तरीके से किया है, सेम वैसे ही किया है लाइन बाय लाइन। ये देखो परचेज प्राइस निकाल लिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 28.09, फिर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन में ना अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, हमें समझना पड़ेगा ये पूरा डेटा, ये पूरा चीज अगर हमें समझ में आता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या सुना, ठीक है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोगों के पास परचेज प्राइस दिया हुआ था लेकिन डायरेक्टली
डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ था कि परचेस प्राइस है, फिर उस पे ट्रेड डिस्काउंट है, सेल्स टैक्स है, पैकिंग चार्जेस वगैरह। इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस। लेकिन क्वेश्चन हमें बोला है कि बोलो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है बट ये सेल वैल्यू पे दिया हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का मुझे वैल्यू बताना है, मुझे सेल वैल्यू से कॉस्ट को लेस करके बताना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, सॉरी क्लोजिंग सेल वैल्यू से प्रॉफिट को लेस करके बताना पड़ेगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी कॉस्ट निकल के आएगा। अच्छा, अब यहां से प्रॉफिट हटाने के लिए मुझे प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे पता करें, तो यहां पर बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कैसे पता चलेगा। देखो हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा था उसमें से कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया है, तो फिर हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टू परचेस जो हमें मिला, टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हमारे पास सेल्स है, तो यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब इधर आ गया टोटल स्टॉक परचेज, इधर आ गया उस स्टॉक को सेल करने से कितना हमारा सेल वैल्यू होगा, तो फिर ये टोटल सेल वैल्यू से टोटल परचेज लेस करने से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको अगर परसेंटेज ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, जो सेल किया उस पे भी लगा सकते हैं, जो हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है उस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हम लोग किसी जगह पे भी अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ना। तो देखो सेल प्राइस जो है हम लोग का, सेलिंग परसेंटेज बिजनेस में जो चल रहा है वो कितना है, वो हम लोग का निकल के आया, ये देखो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हम लोग का निकल के आया है 28.09%। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस है इसमें भी प्रॉफिट कितना है, 28.09% ऑफ सेल, तो वहां से प्रॉफिट को लेस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेवेंथ नंबर में क्या बोला है, from the following information calculate the historical cost of closing inventory using adjusted selling price method। वही adjusted selling price method कैलकुलेट करने बोला है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सेल वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ परचेस 2 लाख, हम लोगों ने जो स्टॉक परचेस किया था उसका कॉस्ट इतना है। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दे रखा है। मतलब क्या है, अगर ट्रेडिंग में देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है बाई सेल्स कितना 2 लाख, यहाँ पर दिया हुआ है टू परचेस कितना 2 लाख, तो क्या हम लोग का लॉस हो गया, 2 लाख में खरीदे 2 लाख में सेल कर दिए, नहीं, क्योंकि 2 लाख का पूरा बिका नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। 2 लाख में से जितना सामान बिका है वो 2 लाख में बिका है, 2 लाख में से जितना सामान सेल हुआ है वो 2 लाख में हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिया हुआ है, ये 50,000 यहाँ ट्रेडिंग में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये दिया हुआ है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, जबकि ये हमें कॉस्ट में चाहिए, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में और ये दिया हुआ है कॉस्ट में, तो मुझे इसका कॉस्ट चाहिए, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, अगर सेल जितना किया है और जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो दोनों को ऐड करने से क्या पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना स्टॉक था, जितना स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया वो भी हम लोग के पास पहले कभी था और क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोग के पास जो बचा हुआ है, दोनों को ऐड करने से पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना स्टॉक था, तो वो सेल वैल्यू पे दिख रहा है। अब उससे जितना स्टॉक खरीदे थे उसे अगर लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। और फिर हम लोग उससे जीपी परसेंटेज निकाल लेंगे और उसे क्लोजिंग स्टॉक से लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 7, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू, हमें पता है किस चीज का, सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक परचेज, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली बता रहा है, तो जो भी स्टॉक हम लोगों ने बेचा होगा परचेज किए गए स्टॉक से बेचा होगा, और जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है वो भी परचेज किए गए स्टॉक का जो बिका नहीं वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक परचेज, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑलरेडी सोल्ड, ऐसे लिख देते हैं, जो स्टॉक बिक गया उसका सेल वैल्यू है 2 लाख, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में हमें दे दिया है 50,000, तो 2,50,000, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को ये क्या मिल गया कि जितना स्टॉक हम लोग के पास है उसका सेल वैल्यू, उससे लेस कर देते हैं परचेज वैल्यू जो कि कॉस्ट में दिखता है, परचेज वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक,
ये हो गया सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक, मतलब ये कॉस्ट, ये कैसे दिख रहा है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में दिख रहा है। अब हम लोग माइनस करेंगे इसे परचेज वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक, मतलब जो कॉस्ट पे हमें पता है, यानी 2 लाख। तो 2,50,000 में पूरा स्टॉक बिक सकता है जिसका कॉस्ट है 2 लाख, मतलब 50,000 टोटल प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। हमेशा कुछ नहीं बोलेगा तो सेल पे ही निकालना चाहिए, वही आसान होता है। तो ये हो गया 50,000 प्रॉफिट, और सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 2,50,000 इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल जाएगा, 20% आएगा। देख सकते हो ये 5 से कैंसिल आउट करने से ये हो जाएगा, 50,000 को 5 से कैंसिल आउट करने से 2,50,000 होता है, 100/5 करने से 20% होता है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो किस पे करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम लोग पहले कॉस्ट ही निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कितना, ये रहा 50,000। अब इसमें कितना प्रॉफिट है, ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में है। इससे अगर हम लोग प्रॉफिट एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेस करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो यहाँ पर 50,000 पे 20% हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो कॉस्ट कितना आ गया, 40,000। ठीक है, कॉस्ट कितना आ गया, 40,000। और देखो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को भी अगर एप्लीकेबल करते हैं तो ये स्टॉक सेल करने पे हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आता है, 50,000। ठीक है, नेट रियलाइजेबल, क्योंकि इसको बेचने में कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का कोई एक्सपेंस नहीं है। यानी क्लोजिंग स्टॉक का ये एनआरवी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 40,000 इज लोअर तो 40,000 पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ दोनों क्वेश्चन था, देखो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम टाइप था। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इन्होंने कैसा किया, सेम तरीके से किया होगा। ये देखो सेल्स, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वहां से मार्जिन निकाला, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी बोलो, फिर उससे लेस कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने भी वही किया। तो एक चीज ध्यान रखो कि 6th और 7th का क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसा था, जिसमें हमें परचेस प्राइस बता दिया था, सेल वैल्यू भी बता दिया था जितना सेल हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू बता दिया था। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैसे पता करेंगे, सेल वैल्यू मतलब विथ प्रॉफिट एलिमेंट, तो प्रॉफिट को हटाने से ही कॉस्ट मिल जाएगा, सेल वैल्यू से प्रॉफिट हटाने से ही कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वही किया कि सेल्स वैल्यू से क्या हटाया, प्रॉफिट हटाया। यहाँ भी देखो सेल वैल्यू से प्रॉफिट हटाया। अब प्रॉफिट हटाने के लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो अमाउंट के तौर पे तो नहीं पता है, हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे, क्योंकि हम लोग के पास टोटल सेल्स वैल्यू और उससे रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज अवेलेबल था। तो सेल्स वैल्यू के साथ कॉस्ट को लेस करने से प्रॉफिट मिला, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के उसको अप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें परचेज प्राइस निकालना थोड़ा मुश्किल था, यहाँ पर परचेज प्राइस डायरेक्टली बोल दिया था, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल एबनॉर्मल का कंसेप्ट आएगा। देखो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का हमें इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन निकाल के देना है। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2019 1,42,500, परचेज बोला है 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला है 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब अगर देखो तो ये पीएल का पार्ट है। हम लोगों को तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ निकलता है, ट्रेडिंग में, तो ये तो पीएल का पार्ट है। तो इससे हमें क्या लेना देना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इस पॉइंट का हमारे इस क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। हमें क्या दे रखा है, अगर हम लोग ट्रेडिंग में प्लॉट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,42,500, कुछ नहीं बोला है, मतलब कॉस्ट में ही है,
है, जो चीजों पे कुछ नहीं बोलेगा तो इम्प्लाइड है कि वो जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बताता है तो वो कॉस्ट ही बताता है, लेकिन अगर बताना है कि उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा कॉस्ट पे ही दिख रहा होगा, बताए या ना बताए। परचेज 7,62,500। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर ही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, नॉर्मली ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करवाएंगे बीआरएस खत्म होने के बाद ही, तो वहां पर दिखाएंगे तुम लोगों को कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी होता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जो खुद ही अपने फैक्ट्री में चीजों को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, और ट्रेडर का मतलब किसी और से परचेस करते हैं, किसी और को सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब बोला नहीं है, अगर बोले तो कर सकते हैं, वो बात नहीं है। ये देखो, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वहीं पर जाएगा। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं ये वन टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तुम लोग अभी 11 में देखो, कभी किए हो जब फाइनल अकाउंट, फ्यूल का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देखना सब ट्रेडिंग में लिखते हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। पीएल में क्या आता है, प्रोडक्ट को बिकवाने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस प्रोडक्ट को बिकवाने का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, और फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कोई हम लोगों ने लोन वगैरह लिया उसका इंटरेस्ट, तो ये सब जो है प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मतलब मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये पीएल में जाता है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अभी इतना ही समझो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो वहां पर हम और भी डिटेल्स में बता देंगे। इतना समझो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये सब इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ये सब भी जरूरत है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। अगर हम लोग अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कौन होते हैं, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कम करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अगर हम लोग लोन नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब वो बात अलग है कि किसी के पास पैसा नहीं है, लोन लेना पड़ेगा, तो वो बिजनेस नहीं चला सक रहा है, वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि रॉ मटेरियल जो चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा उसके लिए जो लेबर का जरूरत होता है, जैसे मान लो किसी का फर्नीचर बिजनेस है तो उसका रॉ मटेरियल हो गया वुड यानी लकड़ी। ठीक है, और उसके बाद कारपेंटर बुला के उसको शेप दिया गया टेबल का, चेयर का। ठीक है, तो वो हो गया लेबर कॉस्ट। तो इस तरीके का कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया, और यहाँ पर हमें सेल्स वैल्यू दे दिया है कितना, 12,45,000। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल पाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जीपी लिखेंगे तब ना मिलेगा हमें क्लोजिंग स्टॉक, तो जीपी पता करना पड़ेगा। जीपी नहीं पता करेंगे तो बैलेंस करके कैसे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, दो चीज बैलेंस तो नहीं हो सकता है, एक ही लेजर में जीपी भी मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जीपी ढूंढ लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019, बोल रहा है इस डेट पे, क्या बोला है, 31 मार्च 2019, यानी कि 1 अप्रैल के जस्ट एक दिन पहले का बात हो रहा है, जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया गया, ए सम ऑफ 17,500 वाज रिटन अप ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। अब ये क्या चीज हो गया, बोल रहा है एक स्टॉक था जिसपे हम लोगों ने 17,500 जिसका वैल्यू कम कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो स्टॉक है उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम लोग मार्केट में कभी फूल खरीदने जाते हो, या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, या फ्रूट्स खरीदने जाते हो, तो देखना हर एक
चीजों का कॉस्ट अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी के पास वेराइटीज ऑफ ऑरेंज है, ठीक है, अब वो बोल रहा है ये ऑरेंज इतने का है, ये ऑरेंज इतने का है, ये ऑरेंज इतने का है। मान लो कोई बोल रहा है ये मतलब पीस के हिसाब से अगर सेल हो रहा है, कोई 20 रुपीज पर पीस है, ठीक है, कोई बोल रहा है 30 रुपीज पर पीस है, ठीक है, 3 आइटम है एक ही जन के पास, कोई बोल रहा है 25 पर पीस है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कि ये सबसे अच्छा है इसीलिए इतना महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो जब अब देखो कम प्राइस में कौन सा बिकेगा, जिस फ्रूट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने फ्रूट का एग्जांपल लिया, मान लो वो थोड़ा पुराना हो गया है, खराब हो गया है, तो उसे कम में मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा में बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही हम लोग के पास अगर कोई ऐसा आइटम है जो उसके नॉर्मल प्राइस में नहीं बिक सकता है बिकॉज कुछ डिफेक्टिव हो चुका है उसमें, तो उसको हमें कॉस्ट कम कर देना चाहिए, उसका मतलब वैल्यू हमें कम कर देना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि 17,500 से हम लोगों ने क्या किया है, एक आइटम का वैल्यू कम कर दिया है, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। मतलब जिस आइटम का प्राइस था 50,000 उसको हम लोगों ने 17,500 से रिटर्न ऑफ मतलब कम किया है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। अच्छा, तो मेरे पास एक स्टॉक था 50,000 का, उसको मैंने 17,500 कम कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में इसका वैल्यू इतना रखेंगे तो ये बिकेगा ही नहीं। तो 30 to 500 हम लोगों ने इसका वैल्यू लगाया इसके कंडीशन को देखते हुए, लेकिन ये बिका कितने, 45 में, तो प्रॉफिट में बिका है, ठीक है। ये सेल जो है प्रॉफिटेबल सेल है। 30 to 5 मतलब कंपेयर मत करो कि 50,000 का 45 में बिका है तो 5,000 का लॉस है, नहीं। जब मैंने खुद ही कम कर दिया है मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, कि मुझे पता है मार्केट में इतने में नहीं बिकेगा, तो फिर अगर उसके बाद भी ये ज्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि ये जो ऑरेंज थोड़े खराब हो गए वो 20 रुपीज में बिकेगा, लेकिन मान लो मैंने पहले बोला 22 और 22 में बिक गया तो प्रॉफिट है। मुझे लगा था कि ये 20 से ज्यादा में नहीं बिकेगा, तो लेकिन मैंने क्या किया, मतलब एक्चुअली इसका कॉस्ट से भी कम कर दिया। मान लो हम लोग ऑरेंज खरीद के लेके आते 18 पर पीस करके, और ऑरेंज को ऐसे बेचते हैं, ठीक है, 20 रुपीज करके बेचते हैं, 25 करके बेचते हैं, 30 करके बेचते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम लोग ऑरेंज को 10 पर पीस में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग कॉस्ट से भी कम में कर रहे हैं। जैसे ये देखो कॉस्ट 50 था, उससे भी कम में बेचने का सोचा, क्यों? क्योंकि कंडीशन ही वैसा है कि कॉस्ट मतलब 18 रुपीज में ला रहे हैं, 18 रुपीज में भी सेल नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट लगाना तो दूसरा बात है, ऐसा कंडीशन हो चुका है। तो 10 रुपीज में बेचने का कोशिश करते हैं, कुछ तो रिकवरी होगा। वैसे ही 50,000 का प्रोडक्ट को इतना कम कर दिया है, कम से कम इतना तो रिकवरी हो जाए, लेकिन इतना रिकवरी हो गया। अब अगर 10 पर पीस करके सोचे थे बेचने का, लेकिन 15 पर पीस करके बेच दिए, तो क्या हम लोग बोलेंगे 18 का चीज 15 में बिका है तो लॉस है? नहीं, मुझे तो पता था 18 में ये बिकने वाला है नहीं, ये 10 में बिकेगा, फिर भी 15 में बिका, तो इसके लिए ये प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अब कितने में बिका? 45। बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। मतलब ये डिफेक्टिव आइटम को अगर हम लोग छोड़ दे, इसके अलावा बाकी जितने भी आइटम सेल हुए हैं उस पे प्रॉफिट हुआ है 20% ऑन सेल। बाकी सारे आइटम पे प्रॉफिट होता है 20% ऑन सेल, सेल पे 20% प्रॉफिट होता है। करना क्या है? करना है हमें 31 मार्च 2020 के बेसिस पे हम लोगों को वैल्यूएशन करना है स्टॉक का। तो इस चीज को ना हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8। यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिखा है 1/4/2019, ये देखो यही दिया हुआ है 1/4/2019 को हम लोग के पास जो स्टॉक है उसका वैल्यू है 1,42,500। ये क्वेश्चन में दिया है, जैसा जैसा दिया है हम वैसा लिख रहे हैं। फिर परचेज हुआ है 7,62,500, यहाँ पर हम लोगों ने परचेज किया है 7,62,500 का, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है यहाँ पर 1,50,000 का, ठीक है। अच्छा, और बाकी चीजों का लिख नहीं रहा है क्योंकि ये सब पीएल का आइटम है, हमें क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड डेटा ये नहीं लग रहा है, ठीक है। सेल्स का हो गया 12,45,000 और इसी पीरियड में सेल्स हुआ है 12,45,000, ठीक है। ये पूरा टास्क इसी पीरियड में हुआ है। ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 को, और इसी डेट पे हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन पूछा है क्लोजिंग स्टॉक बता दो, ये डेटा देने के बाद उसके बाद एक डेटा फिर से बताया है, जब
इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ 31 मार्च 2019 को, मतलब जस्ट इसके एक दिन पहले, यहाँ पर 31 मार्च 2019 को जब वैल्यूएशन हुआ तब ये देखा गया कि 17,500 से हम लोगों ने 50,000 के स्टॉक को कम कर दिया है, ठीक है। तो इस डेट पे हम लोगों ने क्या किया, 50,000 का एक स्टॉक था, ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000, उसको हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है, मतलब कम कर देना। कितने से राइट ऑफ किया है, 17,500 से, तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 32,500, ठीक है। ये हो गया अभी हम लोग का स्टॉक का कॉस्ट, ठीक है। अब 1 तारीख जब आया और हम लोगों ने स्टॉक का टोटल किया तो इसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड है, बात समझो। जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने अपना एक स्टॉक का वैल्यू कम कर दिया क्योंकि उसका कंडीशन ठीक नहीं था, वो प्रॉफिट लगा के तो बिकेगा ही नहीं, कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा। कितने कम पे, 17,500 पे। तो 32,500 हम लोगों ने उसका वैल्यू लगाया और 1419 में जब टोटल किया तो ये आइटम यहाँ पर इंक्लूडेड है एज अ 32,500 पे, और इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइटम या एबनॉर्मल स्टॉक। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस पे नहीं बिक रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल स्टॉक, इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें कितने से इंक्लूडेड है, 50,000 से नहीं, 32,500 से, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले उसका वैल्यू इतने से कम कर दिया, फिर जब टोटल लगाया होगा तो ये वैल्यू पे लगाया होगा। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि ये सेल हो गया है 45,000 पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है इसी साल सेल हो गया है कितने से, 45,000 से, ठीक है। अब कब हुआ है, डेट तो नहीं बोला है, कब हुआ है डेट नहीं बोला है, बस बोला है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो मैंने भी ड्यूरिंग द ईयर ही दिखा दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया 45। अब क्या बोल रहा है, इस आइटम के अलावा बाकी सारे आइटम जो है 20% प्रॉफिट पे बिकते हैं, इस आइटम के अलावा बाकी सारे आइटम 20% प्रॉफिट पे बिकते हैं, तो जीपी है 20% फॉर ऑल नॉर्मल आइटम, मतलब जितने भी बाकी आइटम है, नॉर्मल जितने भी आइटम है वो सारे आइटम 20% प्रॉफिट पे बिकते हैं। हम लोग को क्या बोल रहा है, बता दो इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा बात है, ओपनिंग स्टॉक, ये वाला क्या है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करने से क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। यही तो हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग से। ये देखो आज स्टार्टिंग में सीखा क्या हम लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों आइटम है, तो हमें क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, और कुछ नहीं। तो देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे करके होगा, पैटर्न वैसा ही रहेगा, सेम चीज, बस इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल। इससे क्या होता है ना, हमें अगर कोई भी और दूसरा क्वेश्चन में पूछे कि नॉर्मल स्टॉक कितना है एबनॉर्मल, तो वो भी हम लोग आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। बस ये 3 कॉलम कर लेंगे, तभी करना है जब हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल नॉर्मल बोलेगा। बाकी क्वेश्चन में देखो मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहां से देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1,42,500 टोटल, तो टोटल में लिखेंगे 1,42,500। क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम था, हाँ था ना, एबनॉर्मल आइटम था, कितने का, 32,500 का, तो एबनॉर्मल में लिखेंगे 32,500। तो नॉर्मल आइटम कितना हो जाएगा, माइनस कर लो, 1,42,500 माइनस 32,500, ठीक है। तो 1,10,000 का हम लोग का नॉर्मल आइटम था। ये जस्ट बाइफर्केशन किया, टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करते हैं, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख दिया परचेज। तो परचेज कितने का किया है, 7,62,500। क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है, ऐसा बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। तो एबनॉर्मल में कुछ मत लिखो, तो ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मल आइटम हो जाएगा। अगर एबनॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल है। फिर यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास है, नाम दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोग भी लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये देखो कितना है, 1,50,000। अब इसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नॉर्मल में ही
चला जाएगा, मतलब एबनॉर्मल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ये सब टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक और जो परचेस, ये पूरा टोटल करने से ये पता चल जाएगा कि गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है। मेरा ड्रॉ याद करो, ओपनिंग स्टॉक और परचेस दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, कितना स्टॉक हम लोग के पास है। तो इसका नाम मैंने क्या लिखवाया है, देखो टोटल अवेलेबल स्टॉक। तो ये हम लोग नाम लिखेंगे टोटल अवेलेबल स्टॉक। यहां पर लिख देते हैं टोटल अवेलेबल स्टॉक। ए लिख दिया डिनोट करने के लिए। अब टोटल करते हैं, तो 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 7,62,500, 10,22,500, 32,500। नॉर्मल ऐसे कॉलम वाइज टोटल करना है और कुछ नहीं। अच्छा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल करने से हो जाएगा 10,55,000 होगा शायद, 7,62,500 प्लस 1,50,000, और ये टोटल करने से आता है 10,22,500। अब इससे हम लेस कर देते हैं प्लस 1,425,000, 10,55,000 आएगा। टोटल करके देख लो ऐसे, ठीक है। 10,55,000 ये कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, अगर इससे कुछ सेल हो गया है तो उसका कॉस्ट लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इतना स्टॉक था। अब बिक गया जो, उसके बाद जो बचेगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो जो बिक गया वो देखते हैं, ये दे दिया इतना सेल हुआ है, तो इसका लिखेंगे सेल्स वैल्यू। तो एक्चुअली निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करना है। तो मेरा लाइन याद रखो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी लिखना चाहो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट को लेस करने से निकलता है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो सेल्स हम लोग को बता दिया है, सेल्स हम लोग को कितना बताया, 12,45,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 12,45,000, 12,45,000, ठीक है। अब यहां से लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, बोला है जितना भी नॉर्मल स्टॉक है उस पे प्रॉफिट है 20%, तो इस पे प्रॉफिट लगा देते हैं 20%। तो कितना आ जाएगा, 12,45,000 पे कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट सेल पे ही मानेंगे, मैंने ये नोट भी लिखवाया तुम लोग को, इंटू 20%। तो ये आ जाता है 2,49,000। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर और एक पॉइंट भी मुझे बताना था। यहाँ जो सेल बताया है, देखो ये ड्यूरिंग द ईयर का टोटल सेल है। अब ये जो एबनॉर्मल स्टॉक का सेल हुआ था वो भी ड्यूरिंग द ईयर हुआ था, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया, बता देते हैं। देखो हम लोग का टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर इतना बोला है, और हम लोग का एबनॉर्मल सेल हुआ है वो 45,000 है ड्यूरिंग द ईयर, और ये टोटल बताया है। मतलब इस सेल में हम लोग का नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों सेल इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट होगा ये 20%, और एबनॉर्मल पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो तो हम लोग माइनस करने से ही निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कैसे माइनस करेंगे, 32,500 का चीज अगर 45,000 में सेल हुआ है तो कितना प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग यहाँ 20% लगाएंगे तो ये 12 लाख पे लगाएंगे, 12,45,000 पे नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 12,45,000 में 45,000 एबनॉर्मल सेल है जिसका प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, तो 12 लाख का प्रॉफिट 20% होगा, इस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया 2,40,000। अब हम लोग 2,40,000 को यहाँ लिख दे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल 2,40,000 का प्रॉफिट है, और पहले सेल्स वैल्यू लिख डालते हैं, यहाँ पर सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं। सेल्स वैल्यू यहाँ पर लिख लिया 12,45,000, ये मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए था ताकि समझने में आसानी हो, 12,45,000। अब इसमें एबनॉर्मल सेल है 45,000 और नॉर्मल सेल फिर कितना हो गया 12 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 2,40,000, ठीक है। पहले यहां लिखते हैं, ये देखो पहले यहाँ नॉर्मल कॉलम में लिखते हैं 2,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये टोटल में भी हम लोग लिख देंगे 2,40,000, और एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये 20% को यहाँ लिख दे थोड़ा सा हटा के, 20% प्रॉफिट, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल, प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल, ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल हम लोग का हो जाएगा 45,000 माइनस 32, ये वाला 32,500। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ माइनस करके 45,000 पे सेल हुआ है 32,500 का चीज, तो माइनस करके देख लेते कितना आता है।
45,000 माइनस 32,500, तो ये आ गया 12,500। एबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया 12,500। यहाँ लिखेंगे 12,500 एबनॉर्मल कॉलम में, और ये टोटल में भी चला जाएगा। ठीक है, हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखो मैंने क्या क्या लिख दिया अभी तक। यहाँ पर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, जिसका देखो ये टोटल था, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों था। एबनॉर्मल गिवन था, एबनॉर्मल से इसको लेस किया, नॉर्मल आ गया। परचेज लिख लिया हम लोगों ने जितना था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितना था वो लिख लिया। तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल हमें पता चल गया, और सेल जितना हुआ है 12,45,000। इसमें कुछ नॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल। अब नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों में एक जैसा प्रॉफिट नहीं है। अगर एक जैसा होता तो हम लोग पूरा ही 20% लगा सकते थे। तो हम लोगों ने पहले सेल का जो नॉर्मल पार्ट है उसका प्रॉफिट 20% करके निकाला, और एबनॉर्मल पार्ट का निकाला। अब इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हम लोग निकालते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट ही तो निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो देखो हम लोग का यहाँ पर 12 लाख का नॉर्मल सेल है। ठीक है, 12 लाख का नॉर्मल सेल है, और 12 लाख के सेल में प्रॉफिट हुआ है 2,40,000। तो कॉस्ट कितना आया है? 9,60,000। यहाँ पर लिखेंगे 9,60,000। ये हो गया नॉर्मल। एबनॉर्मल वाला हम लोग का स्टॉक कितना था? 45,000 में सेल हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 12,500। ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना था? 32,500। वो तो मैं पहले से ही पता था, 32,500 है ना। तो यहाँ पर लिख लिया 32,500। ये हो गया एबनॉर्मल। और टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा ये लेस कर लो। 12,45,000 टोटल सेल वैल्यू था, और प्रॉफिट जो नॉर्मल वाला है उस पे 2,40,000, और जो एबनॉर्मल वाला है उस पे 12,500, मतलब 9,92,500। ये टोटल 9,92,500 ये टोटल हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे बी। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे दिए बी। अब निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ए माइनस बी करके। क्यों? क्योंकि ये हो गया टोटल, जितना स्टॉक अवेलेबल था उसमें से इतना स्टॉक सेल हो गया, तो बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा? बाकी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ये लेस कर देते हैं, -1055, 8,80,000। रुको, ये एक एक पॉइंट करके लेस करे। 10,22,500 माइनस 9,60,000, 62,500 क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला। ठीक है, एबनॉर्मल जीरो आ जाएगा। क्यों? देखो जो एबनॉर्मल स्टॉक था वो पूरा ही सेल हो गया। तुम लोग माइनस करके भी देख सकते हो, 32,500 माइनस 32,500 जीरो हो गया। जब एबनॉर्मल स्टॉक कुछ बचा ही नहीं तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब ये टोटल में भी कितना आ जाएगा? 62,500 ही आएगा, क्योंकि सब तो नॉर्मल स्टॉक ही बचा हुआ है एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर सब नॉर्मल स्टॉक बचा हुआ है एज ए क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब हम लोग का 62,500 ही होना चाहिए। चाहो तो चेक कर लो, 10,55,000 माइनस ये वाला 9,92,500। ये देखो 62,500 ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। ठीक है, तो ये देखो 8th नंबर वाला, यहाँ पर इन्होंने जो है एक ही कॉलम में क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन अगर देखोगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, ये देखो जैसे इन्होंने क्या किया है, 1,42,000 लिखा है, तो मैंने ये टोटल कॉलम में लिखा है। फिर देखो यहाँ से वही एबनॉर्मल आइटम को लेस करके ही लिखा है ना, 50,000 से 17,500, 32,500, फिर आए 1,10,000। लेकिन ये जो है ना डायरेक्टली करने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर ले तो हम लोग के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब और एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं। ये देखो 9th नंबर वाला काफी छोटा है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं जैसा बोला है, उसके बाद कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 9, यही वाला लास्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 9, इसमें क्या बोला है? देखो इसमें बोल रहा है ए ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31st मार्च ईच ईयर। हर बार 31st मार्च को ट्रेडर अपना अकाउंट बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, ऐसे कुछ काम आ गए जो वो अवॉइड नहीं कर पाते थे। नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल 2020। नॉर्मली तो वो 31st मार्च को अपना अकाउंट जो है बना लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेट कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे ही काम आ गए जिस वजह से 15th अप्रैल तक उन्होंने अपना स्टॉक काउंटिंग नहीं किया। तो और बोल रहा है कि
15 अप्रैल तक नहीं हुआ। ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू 5 लाख। अच्छा, बोल रहा है 15 अप्रैल तक नहीं कर पाए, उसके बाद जब किए तब उनको दिखा कि उनके गोडाउन में 5 लाख का सामान है। ये कब दिखा? 15 अप्रैल को दिखा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो 15 अप्रैल हम यहाँ पर लिखते हैं। 15 अप्रैल 2020 को इनको अपना स्टॉक कितना दिख रहा है? 5 लाख दिख रहा है। इनको स्टॉक कैलकुलेट कब करना था? 31 मार्च 2020 को करना था, बट कुछ अनअवॉइडेबल रीजन के वजह से वो नहीं कर पाए। 15 अप्रैल को किया, तब स्टॉक दिखा 5 लाख। फॉलोइंग फैक्ट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। यहां से लेके इसके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल हुआ है 4 लाख 10 इंक्लूडिंग कैश सेल 1 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स हुआ है 4 लाख 10। ठीक है, अब इसमें कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, मेरा स्टॉक आउटफ्लो तो हुआ ही होगा। ये बात ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पे बेस्ड होंगे। अब मेरा स्टॉक सेल हुआ, कैश पे हुआ या क्रेडिट पे हुआ, स्टॉक आउटफ्लो तो हुआ ही है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है परचेज। परचेज बोल रहा है 50,340, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 50,340। अगेन कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि कैश परचेज। परचेज कैश में करो क्रेडिट में करो, परचेज हुआ तो स्टॉक इनफ्लो होगा। सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नेट सेल कितना है। अब बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो जीपी रेशियो कितना है? 20% ऑन सेल। जो भी स्टॉक बेच के प्रॉफिट होता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। बोल रहा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करो 31 मार्च 20 को, मतलब इस दिन कितना स्टॉक था। मुझे ये वाला पता है, मुझे इस दिन का स्टॉक पूछ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एक छोटा सा पीरियड मानते हैं तो ये पीरियड का ओपनिंग है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है मान रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस डेट को ध्यान से देखें तो ये ओपनिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो हम लोग को बोला है यहाँ का कैलकुलेशन करके दिखाओ कि यहाँ पर कितना स्टॉक था। तो बेसिकली हम लोग ये पूरे डेटा का अगर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर ले तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना क्लोजिंग स्टॉक नहीं कैलकुलेट करें, हम लोग डेट वाइज देख रहे हैं कि मुझे इस डेट का वैल्यू पता है कितना क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक बताओ। बेसिकली यहां से यहां अगर देखेंगे तो मुझे ओपनिंग स्टॉक निकालने से ही होगा। मतलब मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था प्लस मैंने जो सेल किया, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, इससे अगर हम माइनस कर देते हैं परचेज, ठीक है, परचेज प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो जाता है? मेरे पास जितना क्लोजिंग स्टॉक अभी है और जितना मैंने बेच दिया, तो जितना स्टॉक अवेलेबल था, ठीक है, स्टॉक अवेलेबल, और स्टॉक अवेलेबल कहां से हुआ होगा? परचेस करके। ठीक है, स्टॉक अवेलेबल कहां से हुआ होगा? परचेस करके। और अगर परचेस और स्टॉक अवेलेबल में डिफरेंस दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज और स्टॉक अवेलेबल में जो डिफरेंस दिखता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। मतलब बेसिकली हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां पर पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2020। ठीक है, हम लोग ये वाले डेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हो रहा है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो हम पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2020। यहां पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल को आ रहा है, कितना है? 5 लाख। तो सीधा लिख दो 5 लाख। फिर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलता है? सेल से मुझे लेस कर देना है क्या? प्रॉफिट। तो सेल कितना है? 4 लाख 10। अब नेट सेल लेना चाहिए, वो भी मैंने तुम लोग को डेफिनेट वहां पर स्ट्रक्चर में लिखवाया है। नेट सेल कैसे मिलेगा? इससे माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में करते हो। अगर सेल्स रिटर्न होता है तो उसे लेस तो करते हो ना। तो 10,000, तो नेट सेल कितना आ जाएगा? 4 लाख। यहाँ पर लिखेंगे नेट सेल। अब ये सेल करके जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में बता दिया है 20% ऑन सेल। तो एट द रेट ऑफ 20%, तो कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है,
अच्छा, ये लेस करने से कितना आएगा? 3,20,000। ये क्या आ गया? जो स्टॉक 4,10,000 में बिका उसका कॉस्ट, तो 5,00,000 का स्टॉक हमारे पास है अभी भी, 3,20,000 का हम लोगों ने बेच दिया, तो ये दोनों को ऐड करने से क्या निकल के आएगा? स्टॉक अवेलेबल। कितना स्टॉक था हम लोग के पास? स्टॉक अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5,00,000 और 3,20,000, मतलब 8,20,000। तो ये ऐड करने से आ गया 8,20,000। ठीक है, ये स्टॉक अवेलेबल हो गया। अब क्या करेंगे? इससे लेस कर देंगे। अब स्टॉक अवेलेबल कहाँ से हुआ? जितना परचेस किया है। परचेस कितना किया है? 50,340। तो फिर इतना स्टॉक अवेलेबल कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब हम लोग के पास पहले से कोई स्टॉक अवेलेबल था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग के पास स्टॉक था 50,340, जबकि स्टॉक अवेलेबल दिखा रहा है इतना। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ है 8,20,000, इतना स्टॉक था, जबकि खरीदा गया है 50,340, यानी 7,69,660। ये हम लोग का क्या है? स्टॉक एज ऑन, ये कब का हो गया? ये सब लेस कर लिया हम लोगों ने, क्या किया? यहां तक पहुंच गए। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। ठीक है, ये निकल के आ गया। ये ओपनिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च का निकल के आ गया। ये स्टॉक मेरे पास था। अगर मैंने सेल किया है तो सेल को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल को मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब तो मुझे पता चलेगा यहाँ पर स्टॉक कितना था, क्योंकि सेल होने पे स्टॉक मेरा कम दिख रहा होगा, तो सेल ऐड हो जाएगा। अब सेल वैल्यू पे थोड़ी ना होगा, इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। ठीक है, उसमें और क्या करेंगे? परचेस को लेस करेंगे तो पता चल जाएगा। मतलब सिंपल, इसको एक ही तरीके से समझो कि हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक निकालने का तरीका क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस परचेस। तो वही किया। ठीक है, और इसका लॉजिक भी है। हम लोग को यहाँ पर पता चल गया कि हम लोग के पास कितना स्टॉक टोटल था बेचने के लिए, 8,20,000, जिसमें से हम लोगों ने बेचा है 5,00,000 का, और सॉरी 5,00,000 का रह गया है, 3,20,000 का बेचा है। तो फिर हम लोग का परचेस तो 5340 था, तो फिर इतना स्टॉक है, वही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 7,69,660। ये देखो 7,69,660। ठीक है, जो नॉर्मल एबनॉर्मल होगा उसे हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 10, इस रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन बचा है, इलास्ट्रेशन 10। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद है, ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। ठीक है, 10 और 1 और भी है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, लेकिन एक बार जरूर देखना है चैप्टर को, नहीं तो नहीं कर पाओ। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।